नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी मित्रों का। तो कुछ लंबे अंतराल के बाद आज लाइव सेशन लेकर आप सभी के सामने सम्मुख उपस्थित हो चुके हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, आप खुशहाल होंगे। कुछ जो टेंशन का एक समय थोड़ा चल ही रहा है, लेकिन आप सभी अब खुश होंगे काफ़ी हद तक। यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि सभी चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल जल्द से जल्द हो जाएँ। तो आज के लाइव सेशन में हम बहुत सारी कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो सभी के काम आने वाली हैं, क्योंकि आने वाला कुछ समय अच्छा भी होने वाला है और ऐसी गुड न्यूज़ थोड़ी-सी आप सभी के साथ भी शेयर होनी ज़रूरी है। सबसे पहले थोड़ा-सा 5 मिनट का टाइम आप सभी का ले लूँ, इतने आप सभी लोग जुड़ जाएँ और आप शेयर करते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें। मीनवाइल हम ये जान लेते हैं कि आने वाला टाइम कुछ कैसा रहने वाला है और आने वाले कुछ 2-4 दिनों में ही क्या-क्या कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि 26 मई 2021 को होने वाला है चंद्र ग्रहण, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो मैंने भी सुनी कि लोग कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी आप सभी को इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण जो इस बार होगा, ये आने वाली 26 मई को, ये केवल एक उपछाया ग्रह होगा। ये चंद्र ग्रहण पूरी तरह से वो ग्रहण नहीं माना जाएगा जिसमें हमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या और क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना। हाँ, चंद्र ग्रहण है तो ये भारत में ना होकर बाहरी देशों में ज़्यादा होगा, जैसे कि कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना वगैरह इन जगहों पर ये ज़्यादा नज़र आएगा। इसका इफ़ेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा। भारत में ये कम नज़र आएगा, उपछाया ग्रह ये चंद्र ग्रहण होगा। अब कहा जाए, कोई ये कहे कि चंद्र ग्रहण तो ऊपर ब्रह्मांड में है तो इफ़ेक्ट तो होगा ही। लेकिन यहाँ थोड़ी-सी चीज़ ये समझने की है कि इस ग्रहण का सूतक नहीं माना जाएगा। अदरवाइज़ जब भी कोई भी ग्रहण होता है, उसका सूतक काल उससे पिछले रात को ही, यानी कि यदि दिन में होना है तो उससे पिछली रात को ही सूतक मान लिया जाता है। 9-10 घंटे पहले से ही सूतक काल को मान लिया जाता है। लेकिन इस ग्रहण का कोई भी सूतक नहीं माना जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा चिंता वाली बात यहाँ नहीं है। अब कोई ये कहे कि सूर्य तो रोज़ निकलते हैं, यदि किसी दिन हम उनके दर्शन ना कर पाएँ, यदि बादल छाए हों, बारिश हो रही हो, तो क्या सूर्य नहीं निकले हैं? वो तो निकले हैं, तो उनका इफ़ेक्ट तो होगा ही। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि सूर्य उस दिन निकले ज़रूर हैं, लेकिन जो उनका इफ़ेक्ट है, जो रोज़ाना हमें मिलता है, क्या? तेज़ कड़कती धूप, वो उस दिन हमें नहीं नज़र आ रही, वो हमें सीधी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स यदि उस दिन बारिश या बादल छाए हैं, तो सूर्य तो निकले हैं ब्रह्मांड में, लेकिन उनका इफ़ेक्ट डायरेक्ट हम पर नहीं हो रहा। तो इसी तरह से ये जो चंद्र ग्रहण है, या एक और चंद्र ग्रहण भी होगा और 2 सूर्य ग्रहण भी इस साल में होंगे और ये सभी उपछाया ग्रह होंगे, यानी कि इनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि पिछले साल 2020 में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों ही इफ़ेक्टिव थे, लेकिन इस बार इंडिया में ये नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग, जो ऐसे दोस्त हमारे भारतीय भाई-बहन जो विदेशों में हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखना है कि खाने-पीने की चीज़ों में उस समय में कुशा या तुलसी डालकर रखें। उस समय में कुछ खाएँ-पिएँ ना ज़्यादा, कोशिश करें तो वो सोएँ ना। हो सके तो घर में ही बैठकर कोई ना कोई पूजा पाठ वगैरह, कोई भी मंत्रोच्चारण वगैरह वो कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। चंद्र ग्रहण ऐसी चीज़ है या सूर्य ग्रहण ऐसी चीज़ है, इसमें कोई भी मंत्र यदि आप सिद्ध करना चाहें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जाप करते हैं, तो वो सिद्ध होने के कगार पर आ जाता है। और जो लोग रोज़ाना मंत्र जाप करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जल्द से जल्द उसको सिद्ध कर पाते हैं। तो ये तो कुछ जानकारी थी आप ग्रहण के बारे में, जो आने वाला 26 मई को पड़ने वाला है। उसका समय रहेगा 3:15 से शाम के 6:23 तक। और इंडिया में जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह, इनमें सिर्फ 17 मिनट के लिए दिखाई देगा और वहाँ के लोगों को भी इस समय में थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी कोई तेज़ धार वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। हो सके तो बैठकर कुछ ना कुछ पूजा पाठ करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान हमें थोड़ी-सी देनी है। अदरवाइज़ टेंशन वाली बात इन चंद्र ग्रहण को लेकर नहीं है। आज का महाउपाय जो होगा हर बार की तरह, वो होगा आने वाला सोमवार जो है, उसको होगा सोम प्रदोष व्रत। उसमें क्या करें, क्या किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, उस बारे में हम महाउपाय में बात करेंगे। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके प्रश्न भी आ ही चुके हैं। तो जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं सेशन और आपके प्रश्नों का जवाब देना शुरू कर लेते हैं।
आप लोग सभी लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें पेज को और कुछ अच्छे कमेंट्स ज़रूर रखें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे बार-बार कोशिश हो कि आपके साथ जुड़ा जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। यहाँ थोड़ा-सा इंटरनेट को ज़रा मैं थोड़ा सेट कर दूँ। चलिए। तो पहले शेयरर हमारे कौन है आज? शनाया नारायणी जी, तो ये हैं हमारी पहली शेयरर और साथ में श्री राम। वाह! क्या नाम है। नाम में ही प्रभु का नाम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। रिया अग्रवाल, तो बहुत से लोग आप जिन्होंने सभी ने शेयर कर दिया है। दत्ता एंगले, आप सभी का प्रश्न लिया जाएगा। आप सभी को कोई भी फ़िक्र चिंता की बात नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी थी इन्फॉर्मेशन देनी, वो भी ज़रूरी है स्टार्टिंग में दे देना, जिससे आप सभी को आने वाले टाइम के बारे में पता चले। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैं बीच में ज़रूर आपको बताऊँगी, जो कि एक थोड़ी-सी गुड न्यूज़ की तरह होगी हम सभी भारतीयों के लिए, जो ये कोरोना फैला हुआ है, इसकी जो टेंशन है, इसको लेकर। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं रिया अग्रवाल जी का और इन्होंने अपनी जो डिटेल्स दी हैं वो है 11 अप्रैल 90 और समय दिया है 9:14। थोड़ा-सा स्पेस देकर आप लोग अपना कमेंट लिखें, जिससे टाइम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंस नज़र आए। डरे। और आपने पूछा है ड्राइंग फाइन आर्ट्स की फील्ड सुटेबल रहेगी या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की? ओके, चलिए देखते हैं रिया जी के लिए। 11th of April 90, 9:14। ये जो आपने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में जो बात पूछी यहाँ पर, वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि लग्नेश को यदि देखें और दशम भाव में यदि हम ध्यान दें, तो शुक्र ही शुक्र हैं दोनों जगह पर। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है कंपैरेटिव टू अदर आर्ट्स या कुछ भी। वैसे तो ख़ैर आर्ट्स भी शुक्र के अंतर में ही आएगा। शुक्र के अंदर ही अगर हम देखें तो आर्ट्स भी आता है। कलात्मक जितनी भी चीज़ें हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी शुक्र के अंदर ही आएँगी। लेकिन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जो है, वो एग्ज़ैक्टली हम शुक्र के अंदर उसको वीनस को ज़्यादा उससे अफ़ेक्टेड मानेंगे। तो आप बिना सोचे-समझे चाहें तो आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम बिल्कुल आराम से कर सकती हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। आप सभी को कमेंट्स अपने रिपीट करते रहने पड़ेंगे, जिन का मैं कमेंट सामने देख पाऊँगी ईज़िली उसका थोड़ा-सा मुझे अकेले जब सेशन करना होता है। शनाया नारायणी, कब होगा? मेरी बेटी का शुभ विवाह कब होगा और कैसा होगा, लव या अरेंज्ड? ओके। और डिटेल्स हैं आपकी 18th ऑफ अक्टूबर 95।
228 नागपुर। नागपुर। चलिए देख लेते हैं। शयानी जी ने अपनी बेटी के बारे में पूछा है कि विवाह कैसा होगा और कब तक होगा। 18 ऑफ अक्टूबर 95। नागपुर से। देखिए, कुंडली मिलाकर विवाह करना है, ये बात तो पहले ही निश्चित हो गई। नवांश कुंडली को यदि हम देख लें तो यहाँ पर भी यही स्थिति नज़र आती है कि कुंडली मिलान करना ज़रूरी है जब भी आप किसी रिश्ते को फाइनल करें। और कब होगा ये देख लेते हैं। बिल्कुल समय चल रहा है, किसी भी तरह की कोई डिले वाली बात यहाँ नहीं है। लेकिन अक्टूबर 21 यानी आने वाला जो अक्टूबर है तब तक थोड़ा सा यदि आप रुक जाएं, कोई भी रिश्ता यदि आपके सामने हो भी तो, लेकिन मैच मेकिंग ज़रूर कराएं, हॉरोस्कोप मैचिंग ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों की। और आने वाला जो समय होगा अक्टूबर के बाद, बिल्कुल 101% चांसेस हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर मैच होगा। लेकिन कुंडली मिलान के लिए ज़रूर आप ध्यान रखें। और ऑब्वियसली यहाँ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपको कुंडली मिलान के बारे में कहा। और उससे पहले यदि आप थोड़ा कोई उपाय कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुदेव बृहस्पति से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडीज़ आपको अभी भी करते रहना चाहिए और विवाह होने से पहले भी कुछ ना कुछ उनके लिए आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न श्री राम जी। वाह वाह, क्या नाम है। ओम नमः शिवाय श्री राम जी, आपको भी। आपने पूछा है 13 अक्टूबर 93, 5:55 इवनिंग, उज्जैन। विदेश जाके जॉब करना कैसा रहेगा, फ्यूचर ग्रोथ। ओके, चलिए देखते हैं। डिटेल्स आपने दी हैं 13 अक्टूबर 93, समय दिया आपने। उज्जैन। अब्रॉड। बिल्कुल ठीक रहेगा। अब्रॉड जाकर जॉब करना या वहाँ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस यहाँ रहते हुए भी यदि आप करते हैं, पहली बात तो योग ऐसे बने हुए हैं कि आप वहाँ परमानेंट सेटल हो जाएं। परमानेंट सेटल अब्रॉड के 100% चांसेस इस कुंडली के अंदर हैं। जिन जिन भी ग्रहों को हमें देखना चाहिए, जिन जिन भावों को हमें देखना चाहिए, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव और अष्टम भाव स्पेशली, यदि आपको वहाँ परमानेंट सेटल होना है तो इन भावों में जिन जिन ग्रहों को देखना है, शनि, गुरु, राहु और जो द्वित्वेश हुए आपके, जो अष्टमेश हुए आपके, इन सभी की स्थितियों को देखें तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप अब्रॉड ज़रूर, ना भी चाहेंगे तो कुछ ऐसे योग हैं कि आपको ले जाया जाएगा वहाँ पर और आप जाकर वहाँ जॉब या बिजनेस कुछ भी ज़रूर करेंगे। और वहाँ पर बिल्कुल ठीक सही 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 चीज़ें हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल आपको थोड़ा सा रखना है। और इस समय में आपकी जो महादशा चल रही है उसको अगर हम देखें तो ये राहु की महादशा है। तो इस समय में यानी कि 2015 के बाद
या इवन उससे पहले भी, क्योंकि कुंडली में चांसेस इतने अच्छे हैं कि मंगल की महादशा हो या राहु की महादशा हो, आपको अब्रॉड जाने के पूरे पूरे चांसेस होंगे और वहाँ जॉब या बिजनेस आप ज़रूर बिल्कुल ठीक रहेगा वहाँ करना। रादर इंडिया में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ जाएं। इस समय में राहु की महादशा में शनि का अंतर है, जो थोड़ा सा अप एंड डाउन या टेंशन वाला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब्रॉड के लिए ये चांसेस पूरे बिल्कुल बेहतर हैं। कोशिश यदि आप कर रहे हैं या आप ऑलरेडी वहाँ सेटल्ड हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, और नहीं गए हैं अभी तक तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप जाएं वहाँ, वहाँ ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी है। अर्चना तिवारी जी, अगला प्रश्न लेते हैं। अर्चना तिवारी जी का, इन्होंने डिटेल्स दी हैं 7 अक्टूबर 87 और समय दिया आपने 7:46 PM सुल्तानपुर। मैं गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, कब तक सक्सेस मिल जाएगी? चलिए देखते हैं अर्चना जी की कुंडली गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कहती है। गवर्नमेंट जॉब, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एजुकेशन फील्ड, इसमें किन किन ग्रहों को हमें मुख्य तौर पर देखना होगा। आप सभी इतना तो सभी बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि किन किन चीज़ों को यहाँ पर हम देखें, किस भाव को देखें। सबसे पहले अपने सूर्य को देखना ही है, साथ में आप बृहस्पति को देखें, गोचर को देखें, तब आप प्रेडिक्ट करें कि ये जो इन्होंने पूछा है इसका जवाब क्या हो सकता है। सुल्तानपुर। देखिए, देखा जाए ना तो सूर्य की महादशा है, इसमें आप कोशिश करें तो बिल्कुल चांसेस बनेंगे। लेकिन साथ में ये बात भी आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जिन भी चीज़ों को हमें देखना है, जिन ग्रहों को देखना है, उनको जो उनकी प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल या टाइम ज़रूर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि टाइम या तो लगेगा या आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि इस समय की बात करें, जो महादशा है वो फेवर कर रही है। लेकिन जो सूर्य की प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली के अंदर कोई बहुत अच्छी ऐसी नहीं कि जिसको कह दिया जाए कि हाँ ये जॉब आपको 100% मिल सकती है। कोशिश आपको उसमें लगातार करते रहना चाहिए। और सूर्य में राहु हैं, इस समय सूर्य में मंगल हैं, तो अगस्त तक का समय ऐसा है कि जिसमें आप पूरा अपना जितना कोशिश आप कर सकती हैं कर डालिए। हो सकता है तो ये चांस आपको मिल जाए। उसके बाद आपको कुछ समय यानी कि 1 साल का लगभग इंतज़ार करना पड़ सकता है। उस समय थोड़ा-सा टेंशन वाला समय आपके लिए हो सकता है राहु में, जब सूर्य में राहु आ जाएँगे। तो अगस्त तक के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि इसी दौरान यदि आपका ये रिज़ल्ट अगर आ जाए, या जो भी आप भाग-दौड़ कर सकते हैं इसके लिए, वो आप कोशिश कीजिए। और ये कह देना कि 100% जॉब निश्चित तौर पर हो ही जाएगी। गुरु बहुत अच्छे स्थिति में है कुंडली के अंदर। लग्न में ही गुरु का बैठना यानी कि इंटेलिजेंसी बहुत दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभाल कर चलाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, वो भी प्रोफेसर की बात आपने पूछी है, टीचिंग लाइन में आप जॉब करें इसमें कोई डाउट नहीं, आप कर सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा या तो समय लगेगा या फिर स्ट्रगल, भाग दौड़ और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये है। चलिए अगला प्रश्न, साहिल स्मार्ट आइडियाज़, आपने पूछा है विपुल के बारे में।
अंकलेश्वर गुजरात से। शनि वक्री हो रहा है, वो कैसा रहेगा? वाह जी वाह, क्या बात है। साहिल स्मार्ट आइडियाज़। ये जो 23 मई है 2021, इसमें शनि वक्री होंगे। ये बात आप सभी से मैं डिस्कस करने भी वाली थी और आपने यहाँ पूछ ही लिया है। तो शनि वक्री हो रहे हैं, ना केवल विपुल जी के लिए हम देखेंगे, हम पूरे इंडिया के लिए देखेंगे कि जो शनि वक्री होते हैं तो किस प्रकार का वो प्रभाव देते हैं। एक यही वीडियो मैंने एक डाला हुआ है जो कि इंडिया की कुंडली के ऊपर है, भारतवर्ष की जो कुंडली है उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें और उसमें जाकर उस वीडियो को देखें कि कब कब शनि वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, और गुरुदेव बृहस्पति भी कब वक्री और मार्गी होंगे, उनका इफेक्ट क्या रहेगा। ये जो कोरोना महामारी चल रही है, सबके प्रश्न मन में यही होते हैं कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में भी मैंने वहाँ डिस्कस किया है। देखने की बात यह है कि जब शनि वक्री हो जाएंगे तो कुछ बेहतर थोड़ा अपना जो इफेक्ट है वो देते हैं। आजकल स्वग्रही हैं, ये भी अच्छी ही बात है, लेकिन जब हम ओवरऑल इसको देखें, जो कुंडलियों में यदि हम देखें तो वो अच्छा रिजल्ट करने वाला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं या पूरे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये पाप ग्रहों का उच्च अवस्था में होना या अपने ही घर का होना, यानी कि किसी भी तरह से बली होना, स्ट्रांग होना, तो वो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करता है। आजकल गोचर में भी राहु जो है वो अपनी उच्च राशि में है। इसमें दो विचार आते हैं कि कई लोग मिथुन में उसको उच्च का मानते हैं, कई लोग वृषभ में उसको उच्च का मानते हैं। तो पहले वो मिथुन में थे, अब वो वृषभ में है। तो ये एक पाप ग्रह हो गए जो कि वायरस के कारक हैं। राहु आकस्मिकताओं के कारक हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब राहु यदि बली हो कुंडली के अंदर या गोचर में बली हो जाएं तो किसी भी तरह के वायरस का अटैक होना, अप एंड डाउन कभी भी कुछ भी हो जाना, ये राहु करवाएंगे ही, करवा रहे भी हैं। और शनि भी साथ ही साथ में स्ट्रांग हो गए क्योंकि अपने घर में है। तो लेकिन अब शनि हो जाएंगे वक्री, तो इनके कुछ ना कुछ प्रभाव में कमी आएगी। कुछ टाइम के बाद गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री होंगे और वो कुछ शनि के जब उसके जो बैड इफेक्ट्स है उसको भी वो कंट्रोल करेंगे। नीच के होंगे, लेकिन क्योंकि नीच भंग होगा तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात होगी। ओवरऑल अगर हम समझें तो आने वाले समय में धीरे 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 23 मई के बाद ये कुछ चीज़ें कम होनी शुरू होंगी, थोड़ा डाउनफॉल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और जब गुरुदेव बृहस्पति अपना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दे पाएंगे, उस समय में हम थोड़ा और रिलीफ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो विपुल की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर वो आपने दी हैं 13 फेब 81, 12:15 अंकलेश्वर। एटी वन। गुरु और शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर। कुंडली की यदि बात की जाए विपुल जी के बारे में जो आपने पूछा है, चतुर्थेश और पंचमेश यानी कि चौथे घर और पांचवें घर का स्वामी होकर शनि गए 12वें हाउस में, यानी कि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये वक्री होंगे तो इफेक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। जब वक्री होता है कोई भी प्लैनेट, उसका हम मीनिंग क्या समझते हैं कि वो वक्री हुआ तो क्या अर्थ हुआ, क्या मीनिंग हुआ इसका? क्या वो उल्टा चलना शुरू कर दिया? नहीं, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको हम लोग माना जाता है कि वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं, वो पिछले ही चाल चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो एग्जैक्टली तो पीछे नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो उनके इफेक्ट माने जाते हैं वो अपने उस घर में जहाँ पर वो फिलहाल रहे हैं, जहाँ प्लेसमेंट है उनकी, और जो उससे पिछला घर है उससे, दोनों से रिलेटेड वो इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। और इस कुंडली में यदि हम देखें तो शनि जब वक्री होंगे तो एकादशेश होने का भी फल देंगे, जो कि एक शत्रु राशि है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर बैठकर कोई भी पाप ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देता है।
हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना होगा, लेकिन साथ ही साथ में आप ये देखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी भी बात को लेकर आपको समाज में प्रतिष्ठा या जो जो इमेज है आपकी उस पर कोई बात आए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इमेज पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स कि कर्म का ख्याल हमें ज़रूर रखना है। अदरवाइज़ ये शनि का वक्री होना इस कुंडली के हिसाब से ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से इफेक्ट अच्छा होगा। हेल्थ का ख्याल रखना है। शनि और मंगल की दृष्टि संबंध को देखते हुए सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध को देखें तो कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा जो है हमारी उसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, बहुत सारे हमारे शेयरर्स हैं अभी साथ में। सागर जेटली, प्रमुख सेठी, अफरीन सिद्ध, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं सागर जेटली जी का। इन्होंने दिया है अपनी डिटेल्स 30 दिसंबर 91, 9:47 AM, अमृतसर। नवांश चार्ट में सैटर्न वीक है तो क्या लाइफ में करियर स्टेबल नहीं हो पाएगा? मैं स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहता हूँ। सागर जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। आज ही मैंने एक वीडियो तैयार किया है जिसको कि कल या परसों में पेज पर अपलोड किया जाएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कुंडली से कैसे देखें कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं, इसमें यदि मैं इन्वेस्ट करूँ तो कैसा रिजल्ट मुझे मिलेगा। ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ज़रूर होगा जो इंटरेस्टेड रहते हैं शेयर मार्केट में या लॉटरी वगैरह में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ थोड़ी डिटेल आपको मिलेगी कि किस तरह से क्या चीज़ देखी जाती है। और नवांश चार्ट में सैटर्न वीक है तो ये आपको किसने कहा कि करियर स्टेबल नहीं रहेगा? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कुछ भी, मतलब कभी मुझे हैरानी होती है कि कोई भी बन जाता है एस्ट्रोलॉजर, कोई भी, और कुछ भी लोगों को कहना शुरू कर देते हैं। नवांश कुंडली क्या चीज़ है? नवांश कुंडली स्पेशली या तो हम विवाह के लिए देखते हैं या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के लिए देखी जाती है मोटे मोटे तौर पर। किसी भी प्लैनेट की जब सिचुएशन हमने लग्न कुंडली में देख ली, यदि वो वहाँ नीच का हो गया, नवांश में उसको प्लेसमेंट उसकी वहाँ ज़रूर देखिए कि उसका वहाँ पर पोजीशन कैसी है। सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि नवांश में सैटर्न वीक है इसलिए स्टेबल नहीं रहेगा करियर, पता नहीं आप लोग किस किस से कंसल्ट करते हैं। मैं किसी भी इंसान जो कोई भी हो, मैं किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, नो, लेकिन वहम नहीं होने चाहिए, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी चाहिए, कोई भी हो। तीस दिसंबर 91। नवांश से पहले आप अपने लग्न में देखिए कि आपका सैटर्न कैसा है और करियर के लिए किसको किसको और देखना है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहले। 9:42। करियर हाउस, जहाँ से जो करियर हाउस है आपके लग्न कुंडली के अंदर, आपने उस पर कभी ध्यान दिया है सागर जेटली जी? आपने जो यहाँ पर पूछा कि नवांश में सैटर्न, मैं उस पर भी अभी आती हूँ, लेकिन लग्न कुंडली को तो सबसे पहले देख लें। और करियर की बात यदि देखनी है तो दशमांश से देखिए। दशमांश कुंडली से करियर का, प्रोफेशन का विचार होता है, उसको हमें एनालिसिस करना है करियर को, तो दशमांश चार्ट में देखिए। और लग्न एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों का मोटा मोटा हिसाब यहाँ हमें दे देती है। डिटेल में जाना है तो अलग अलग चार्ट्स देखिए। यहाँ पे अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया, रफ़ क्या, काफ़ी हद तक आइडिया हमें इससे लग ही जाता है। तो यदि आप बिज़नेस की बात करें तो भी ठीक है,
जॉब की आप बात करें तो भी ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम है? सोर्स ऑफ इनकम आपका बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छे खासे ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अच्छा योग बना रहे हैं। किसने आपको ये कहा कि नवांश में सैटर्न नीच का हो गया? ठीक है, ये बात ठीक है कि सैटर्न वीक है, लेकिन करियर स्टेबल नहीं रहेगा, ये किसने आपको कहा? देखिए, मैरिज को लेकर कोई थोड़ी बहुत कोई बात आपको कहे तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आती है। और अगर आप बात करें करियर की, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नवांश में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि करियर स्टेबल आपका नहीं रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, यानी कि एक एवरेज अगर हम एज किसी इंसान की लेकर चलें, अराउंड 40, अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब से 40 एज अगर आम इंसान की आज लेकर चलूँ, तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में लक सपोर्ट जहाँ तक हमें जो हमें चाहिए होता है वो थोड़ा सा कम हो जाना एक अलग बात है, क्योंकि आपके जो लक लॉर्ड हैं वो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, बट इससे स्टेबल करियर नहीं रहेगा। ये ऐसा कुछ, हाँ, आपकी कुंडली में 100% पितृदोष है, वो लग्न में भी है, वो नवांश में भी है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि इस वजह से करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक अलग बात है, खाली सैटर्न के वीक होने से नहीं। क्योंकि पितृदोष जो होता है वो करियर हो, आगे जनरेशन, यानी कि हमारे जो हम लोग संतान चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अच्छी जॉब या पैसा चाहते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को वो प्रॉब्लम में ला सकते हैं। एक अलग बात है घर में माहौल अच्छा ना रहना, हर एक बात में टेंशन का होना, ये पितृदोष के कुछ लक्षण हैं। लेकिन केवल और केवल ये अगर आपको किसी ने कहा कि सैटर्न मेरा नवांश में वीक है या नीच का है तो स्टेबल करियर नहीं है, ऐसा नहीं है। और शेयर मार्केट के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पर है एस्ट्रोलॉजी की, तो आप अपनी कुंडली पर उसको ज़रूर लगा कर देखेंगे कि शेयर मार्केट आपके लिए कैसी रहेगी। और आप मुझे खुद भी बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालिसिस किया आपने उस वीडियो को देखकर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं सुरेंद्र भ्रिष्ट जी का, और इन्होंने पूछा है उत्तराखंड रानीखेत से, और जो डिटेल्स दी हैं इन्होंने 16 जून 87, ओके, और समय दिया है अपने 9 PM। एकदम क्लियर समय, स्पेस देकर बकायदा अच्छे से लिखा हुआ है 9 PM, थोड़ा स्पेस है जिससे क्लियरली समझ में आता है कि हाँ ये समय है। वेरी गुड। रानीखेत, ओके। चलिए बिजनेस और हेल्थ के बारे में बताएं, रुका हुआ पैसा कब तक मिलेगा? सुरेंद्र जी इतने सारे प्रश्न एक ही बार में। हेल्थ थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा तृतीय भाव में, यानी कि रोग तो अप एंड डाउन कभी ना कभी हेल्थ को लेकर चलते रहेंगे। और इस समय महादशा आपकी देख ली जाए तो शनि की महादशा, शनि में शनि जब तक रहेंगे, यानी कि 2022 नवंबर तक आप किसी भी चीज़ को, यानी कुछ भी चीज़ को पॉजिटिव चाहेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे जो आपने पैसा वापस मिलने वाली बात पूछी है यहाँ पर, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, डिले होंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली। किसी और चीज़ को देखे ना देखे, जो महादशा आपकी है वही क्लियरली बताती है कि थोड़ी चीज़ें डिले होंगी। हेल्थ का ख्याल बिल्कुल रखना है आपको, क्योंकि अष्टमेश हुए आपके चंद्रमा, शनि और चंद्रमा का कभी भी, और 7.5 समय में है आपके ऊपर, 7.5 चल रही है, साथ ही शनि की महादशा
भी शुरू हो चुकी है और शनि में शनि का ही अंतर है, तो चीज़ें डिले होंगी। हेल्थ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। और रुका हुआ पैसा जो है, आप चाहे जितना मर्ज़ी आप कोशिश ज़रूर करते रहें, लेकिन उसमें डिले ज़रूर होगा। हो सकता है कि वो आज ना मिल के 10 दिनों के बाद मिले, जब भी आप चाहेंगे उससे डिले होकर आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब शनि, क्योंकि कुंभ राशि है आपकी, मकर और कुंभ ऐसी 2 राशियाँ हैं जिनमें शनि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या बैड इफ़ेक्ट्स यहाँ नहीं देते हैं। ये एक पॉज़िटिव बात है इन 2 राशियों के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि साढ़े साती है तो वो अपना इफ़ेक्ट ज़रूर देगी। और धन की बात करें, अगर आपकी मनी की बात करें, तो शनिदेव ही हुए आपके मनी लॉर्ड, जो कि गए खर्च में। तो जितना भी आप सेविंग करना चाहेंगे वो खर्च में जाना ही है। और इस दौरान में जबकि शनि की महादशा भी है और साढ़े साती भी है, तो इस समय चाहकर भी आप मनी सेविंग तो एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे। और पैसा वापस यदि आप चाहें, मिल ज़रूर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मिल ज़रूर जाएगा। मंगल की उपासना कुछ ना कुछ ज़रूर करना शुरू करें आप। हनुमान चालीसा रोज़ाना, या फिर एक आपको मैं बहुत बार पहले भी एक बार उपाय बता चुकी हूँ, लेकिन वो इस समय कैसे आप करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में है, आप कर सकते हैं कि हनुमान जी पर जब भी हम पीपल के पत्तों से एक हार बना लेते हैं, 7 या 9 पीपल के पत्ते ले लें, साफ़ सुथरे, जो कहीं से भी टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, धोकर साफ़ सुथरा कर लें। और उनसे जो हनुमान जी का सिंदूर होता है ऑरेंज वाला, उससे श्री राम या जय राम जो भी आप उसमें लिख सकते हैं, राम जी का नाम उस पर लिखना है। और एक जो मौली होती है जिसमें लाल, पीला और ऑरेंज वगैरह जो 2-3 कलर हों, वो यदि आप वैसी मौली से उसका हार बना लीजिए और हनुमान जी को जाकर उसको अर्पित करके आइए। जिस भी लोगों को या तो कर्ज चल रहा है, यानी कि लोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या पैसा किसी को दिया हुआ है वो वापस नहीं आ रहा, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कतें हैं, ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी उपाय रेमेडी करने से पहले, सच बिल्कुल मन के अंदर हमारे पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि येस, आई एम गोइंग टू डू दिस रेमेडी एंड इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर मी। ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आधे चीज़ों को तो वैसे ही बना देती है। तो ये एक फॉर्मूला, ये जो एक फंडा है लाइफ का, पॉजिटिव थिंकिंग, इसको हमें सभी को आजमाना ज़रूरी है। पिछले कुछ ऐसे दिन गए जिसमें मैं भी बहुत परेशान थी, हमारे परिवार में भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे हम सभी बहुत परेशान रहे, इसलिए बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशंस में हम नहीं भी जुड़ पाते थे। लेकिन अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। आज इसीलिए मैंने 2-3 वीडियोस तैयार किए, आपके साथ लाइव में जुड़े, और जल्द ही जल्द आपके साथ फिर कोशिश होगी, जैसे कि हो सकता है संडे को फिर से आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे। आप सभी के साथ बातचीत करने में जो अपना एक अलग ही आनंद है, और आप लोगों के सभी के प्रश्न का उत्तर देना, ये भी एक बहुत सुंदर। लेकिन आप लोग लाइक और फॉलो ज़रूर करें पेज को, और शेयर ज़रूर करें। ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे अभी एक और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था विपुल जी के बारे में, या सागर जेटली जी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ जानना चाहा था शेयर मार्केट के बारे में। तो ऐसे जो भी प्रश्न आप लोग कमेंट्स में या मैसेजेस के थ्रू हमें मिलते हैं, उन्हीं पर हम लोग वीडियोस बनाने की कोशिश भी करते हैं कि आपकी ये जो प्रश्न है, जो मन में ये उठती हैं बातें कि ये इस चीज़ को कैसे देखना है, क्या मेरी कुंडली में ऐसा योग है, तो उसी पे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो शेयर मार्केट के रिलेटेड कल या परसों में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जो कि तैयार आज हो चुका है। चलिए खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। देवाशीष बासु, डिटेल्स आपने दी हैं 28 मार्च 76 6:10 AM, खुलना, बांग्लादेश। ओके, व्हेन आई विल गेट गुड जॉब, चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एनी रेमेडी। ओके, देवाशीष, March 76, 6:10। ओके, खुलना,
बिल्कुल चांसेस हैं जॉब के लिए, ये टाइम भी ठीक है आपके लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि लग्न कुंडली के अंदर आपके जो जुपिटर हैं उनको सही प्लेसमेंट में होना ठीक है, और बिज़नेस इवन ज़्यादा सुटेबल है। यदि आप कोशिश करें जॉब से ज़्यादा, यदि आप बिज़नेस में कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब्रॉड जाकर अपने देश से किसी और दूसरे देश में जाकर रहना या वहाँ पर कोई भी काम करना, ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, सुटेबल होगा। या अगर हम मनी की बात करें, या अगर हम देखें कि आपका पैसा वगैरह या जो भी जॉब वगैरह अच्छी कहाँ रह सकती है, तो अपने देश से दूसरे देश में यदि आप जाकर कोशिश करें तो ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। चंद्रमा को देखें तो भी गुरुदेव, बृहस्पति, राहु सभी इस ओर इशारा करते हैं कि यदि आप बाहर जाकर जॉब करें या बिजनेस करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है। रेमेडी के तौर पर आपको मैं ज़रूर यहाँ ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप गुरुदेव, बृहस्पति क्योंकि आपके लग्नेश हैं, दैट मीन्स इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, किसी भी काम को करने की कला, उसको सही तरीके से कैसे करना है, किसी अननोन काम को भी जो आपके लिए नया होगा उसको भी यदि आपको सिखाया जाएगा तो कुछ समय में आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, ये आपकी कुंडली कहती है। लेकिन क्योंकि गुरुदेव, बृहस्पति की प्लेसमेंट आजकल जो गोचर में है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़े से अप एंड डाउन आपको ज़रूर फील हो सकते हैं। और जब लग्नेश होकर या केंद्र में जब दो भावों के स्वामी हमारे जुपिटर हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है केंद्राधिपति दोष। यानी कि जो भी शुभ ग्रह जब दो हाउसेस का लॉर्ड हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाता। जबकि एक बार को सभी एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे कि अरे ये तो दो दो हाउसेस का लॉर्ड जुपिटर है तो बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाधा में आ जाते हैं क्योंकि वो दो हाउसेस के लॉर्ड का मतलब हुआ केंद्राधिपति दोष। और यही चीज़ अगर सैटर्न के साथ हो जाए, यही चीज़ अगर मंगल के साथ हो जाए तो ये अच्छा इफेक्ट देंगे। लेकिन बुध और जुपिटर, बुध और गुरुदेव, बृहस्पति, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो यदि दो ग्रहों के स्वामी हो जाएं तो ये पूरा इफेक्ट अपना चाह कर भी नहीं दे पाते। तो खैर ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल था। यहाँ पर आपकी बात करें हम तो रेमेडी के तौर पर जुपिटर के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये रोज़ाना 108 बार करना चाहिए। और पीली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में आप अडॉप्ट करें। लाइक नहाने के पानी में आपको हल्दी मिला लेनी चाहिए, दूध का सेवन करना है, दूध पीना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीली चीज़ों को, ख़ास तौर से थर्सडे को खाएं। पीली जो चने की दाल होती है उसको, यदि कोई केले का पेड़ आपके आसपास में है उसको आप गुड़ और चना ज़रूर वहाँ पर अर्पित किया करें, दिया जलाया करें। तो ये जो बृहस्पति से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं इनको आप यदि करें तो इसमें जो भी अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो ये दूर होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। और बाहर यदि आपका जो कंट्री है उससे बाहर जाकर यदि आप कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मंजीत धालीवाल, आपने पूछा है पंजाब मोगा से और डिटेल्स हैं आपकी 2 जून 2000। और समय दिया आपने 5:45। मोगा। और प्रश्न पूछा है आपने कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा आ जाएगा। सुमनदीप कौर, मैरिज कब होगी? अच्छा, दो प्रश्न किए हैं आपने, मैरिज कब होगी और वीज़ा अप्लाई किया है। मैं कोई भी एक प्रश्न आपका ज़रूर बताती हूँ यहाँ पर मंजीत जी।
देखिए, वीज़ा अप्लाई तो किया हुआ है, वीज़ा अप्लाई आपने किया हुआ है और उसके चांसेस अच्छे तब बनेंगे जब आप शुक्र से रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स हमें सपोर्ट करते हैं बाहर जाने के लिए, उसमें से कोई ख़ास ऐसी सपोर्ट आपको प्लैनेट्स के थ्रू तो नहीं मिल रही, लेकिन शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं या चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इस काम को करा सकते हैं। तो आने वाला जो महा उपाय है वो होगा सोम प्रदोष के बारे में, 24 मई को जो आने वाले सोमवार को होगा उसको आप ज़रूर सुनें और वो उपाय आप ज़रूर करें जो कि चंद्रमा के लिए होगा। यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड हमें रेमेडी क्या करनी है, या तो शुक्र और चंद्रमा ये दो प्लैनेट हैं जो आपको बाहर ले जा सकते हैं, अदरवाइज राहु या जुपिटर या सैटर्न ये फुल सपोर्ट आपको इस मामले में नहीं कर रहा है, बेशक आपने अप्लाई किया हुआ है। अब बात करें कि शुक्र से रिलेटेड हमें रेमेडी क्या है, और आपके शुक्र वर्गोत्तम हैं। सबसे अच्छी बात ये है कुंडली के अंदर कि शुक्र आपके वर्गोत्तम हैं, इनकी रेमेडी कीजिए और अगर आप चाहें बाहर जाना तो ज़रूर जा सकते हैं, फिर आप ज़रूर जा सकते हैं। और नवांश और लग्न दोनों ही कुंडली के अंदर शुक्र विदेश भावों में हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। करना क्या है आपको, माँ दुर्गा के सामने बड़ का जो पेड़ होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उस एक बरगद का एक पत्ता शुक्रवार वाले दिन आप ले लें और उसको साफ़ सुथरा करके, वो तो कोई भी कटा फटा या कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, एक अच्छा सुंदर पत्ता ले लें और उसके ऊपर एक ढेरी हल्दी और एक ढेरी कुमकुम जो हम तिलक के लिए यूज़ करते हैं, इसको आप माँ लक्ष्मी के सामने या माँ दुर्गा के सामने अर्पित कीजिए और मनोकामना क्या है वहाँ ज़रूर अपने मन में बोलें कि आप ये चाहते हैं कि ये हो जाए। एक तो उपाय ये है। दूसरा, महालक्ष्मी के जो भी जैसे श्री सूक्त हैं या महालक्ष्मी के कोई बीज मंत्र हैं, उसका आप डेली घर के अंदर जाप करना शुरू कीजिए। श्री सूक्त का डेली का पाठ करना शुरू कीजिए। श्री सूक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा पाठ है ये, इसको आप 2-4 बार जब प्रैक्टिस में कर लें तो आप इसको ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। या फिर आप सभी की हेल्प के लिए पेज पर श्री सूक्त और गणेश या मंगल ऋण मोचन स्तोत्र जो होते हैं वो सब अपलोडेड हैं। आप पेज को लाइक एंड शेयर करें और जिससे आपको ये सारी चीज़ें इस पेज पर अवेलेबल होंगी। और आपको श्री सूक्त यदि पढ़ना खुद से ना आए तो आप इसको उस ऑडियो को सुनकर रोज़ाना उसका भी उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड रेमेडीज़ को आप करना शुरू कर दीजिए और महा उपाय ज़रूर सुनिए कि आपको आने वाले सोमवार को जो प्रदोष व्रत पड़ेगा उसमें आपको क्या करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वीनस एक ऐसे प्लैनेट हैं आपकी कुंडली में जो हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं कौर अनमोल। और आपने डिटेल्स दी हैं यहाँ पर। कुलजीत सैनी 2 जून 86 8:30 AM and it's रूपनगर। फॉरेन स्टडी वीज़ा ट्राई करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा क्या? स्टडी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। ओके, चलिए देखते हैं अनमोल जी की कुंडली। स्टडी वीज़ा एंड कंसंट्रेशन, एग्ज़ाम क्लियर होगा क्या और स्टडी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। सेकेंड जून 86 और समय दिया आपने 8:30। ओके, बिल्कुल चांसेस हैं स्टडी वीज़ा लग जाएगा आपका।
सैटर्न भी आपको इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। 2 दृष्टियाँ उनकी सपोर्ट कर रही हैं आपको अब्रॉड के लिए। और अगर हम देखें गुरुदेव बृहस्पति भी ठीक हैं, राहु भी बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन सपोर्टिव हैं आपके लिए। अब एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, जबकि एक ही प्रश्न हम सभी का बताते हैं। अब क्योंकि स्टडी वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं तो एग्ज़ाम भी क्लियर होगा ही, चाहे अब हो या थोड़े टाइम बाद हो। रेमेडी के तौर पर एक काम करना शुरू कीजिए जो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करेगा, अब्रॉड स्टडी वीज़ा के लिए भी और साथ ही साथ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी। और जो स्टडी में कंसंट्रेशन की आपने बात की है, इस चीज़ को भी आप समझें यहाँ पर। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, जो जुपिटर हैं हमारे जो प्लैनेट, वो स्टडी की हम बात करें, अब्रॉड की बात करें, किसी एग्ज़ाम को क्लियर होने की बात करें, यहाँ पर जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक अच्छे भाव में है, लक हाउस में है, तो जुपिटर अगर आपको सपोर्ट करें तो वो वैसे भी बाय लक भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी ही। और महादशा आपकी ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए कि किस प्लैनेट की। शुक्र की महादशा में इस समय आप हैं और ये पढ़ाई के लिए समय बिल्कुल ठीक है। अनमोल जी, एक बात मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 21 एक ऐसा टाइम है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही, आप इस बात को समझ लें कि ये समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस समय में आप अपना कोई भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयारी कर रही हैं, स्टडी पर ध्यान देंगी, तो बहुत चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगी। और उसके बाद जो आने वाला जो महादशा और अंतर्दशा का समय होगा, उसमें आपको चांसेस अब्रॉड के बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है कि पढ़ाई में बिल्कुल से ध्यान देना है। यहाँ पर किसी रेमेडी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत हो जाइए। आपको अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करना है कि यस, अगर मुझे बाहर जाना है, स्टडी वीज़ा मुझे चाहिए, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मुझे कंसंट्रेटली स्टडी करनी चाहिए। एक तो ये बात आप समझें यहाँ। दूसरी, शुक्र की जो महादशा है, और शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है? लग्न के अंदर ही। और द्वितीय द्वादशेष हो गए, यानी कि जो अब्रॉड के हाउस को अगर हम देखें, वही लग्न में आके जब बैठते हैं तो खर्चा या फैशन, सजावट, बहुत इस तरह की चीज़ें, न्यू न्यू ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, ये वो सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होता है। और उसके सामने ही बैठे हैं मंगल देव, तो ये भटकाव ज़रूर दे सकते हैं लाइफ में। इवन अभी नहीं तो आगे भी दे सकते हैं। और पिछला समय कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें ज़्यादा भी आपका मन भटका होगा। लेकिन इन चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा तो तभी है जब आप इन सब चीज़ों को समझकर अपने आप को मोटिवेट करके पॉजिटिव होकर आगे की तरफ बढ़ें। लक्ष्य क्या है हमारा, क्या हमारा उद्देश्य है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। तो ये समय थोड़ा सा भटकाव वाला ज़रूर है, लेकिन जुपिटर की कुछ रेमेडीज़ कीजिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, केवल इसी मंत्र का जाप आप कर लो। किसी और रेमेडी को मैं यहाँ आपको नहीं बता रही हूँ, केवल इस रेमेडी को आप करो कि इस मंत्र का, लेकिन करें तो पूरी श्रद्धा से करें और 108 बार डेली। तो ये आप ज़रूर करें और इससे आपका जो मन है थोड़ा सा कंसंट्रेट भी होगा पढ़ाई की तरफ। अब इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एक ऐसा समय है, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो सकता है और आगे वाले टाइम में अब्रॉड के लिए चांसेस आपके बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर हम ये सोचकर बैठें कि आने वाला टाइम जो है वो मुझे अब्रॉड ले ही जाएगा, पढ़ाई की क्या, तो ऐसा नहीं, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट आपको अनमोल जी, और होपफुली आप कंसंट्रेट करेंगे अपने स्टडीज़ में और आने वाले टाइम में अब्रॉड आपका ज़रूर स्टडी वीज़ा ज़रूर क्लियर होगा। सुशील कुमार जैन जी का अगला प्रश्न लेते हैं। Hmm, 25th May 80। ट्वेंटी फिफ्थ में 80 और समय दिया है आपने 7:05। इंदौर, सेकंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा? ओके, चलिए देखते हैं।
सूर्य का प्लेस्ड होना सेवन्थ हाउस में, शनि की दृष्टि का होना सेवन्थ हाउस में, तो एक विवाह का डिज़ॉल्व होना, डिवोर्स होना या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का होना कि जो विच्छेद करा दे, अलग अलग करा दे, तो ये तो निश्चित है। अब देखा जाए तो नवांश कुंडली को देखा जाए, यहाँ पर भी सूर्य की प्लेसमेंट है और सबसे बड़ी बात जो गड़बड़ होगी वो होगी राहु की युति। राहु की युति और सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, तो सेकंड मैरिज के लिए ज़रूर आप सोचें, विचार करें। लेकिन बड़ा सोच समझ के आपको चलना होगा सेकंड के लिए भी। 7 जुपिटर या वीनस किसी की भी शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर ना लग्न में है ना ही नवांश कुंडली में है, तो कोशिश आप कीजिए, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं अपने चाहे जो नेचर है उसमें भी थोड़ा सा संभल कर चलने वाली बात होगी। शॉर्ट टेम्पर्ड यदि आप हैं तो उस चीज़ को ज़रूर आपको संभल कर देखना होगा। और अगर ऐसा रहा होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि सेवन्थ हाउस में आपके जो सूर्य महाराज है वो विराजमान है, पार्टनर यदि आपकी जिस भी स्वभाव की पार्टनर अभी थी आपकी, वैसा ही कुछ स्वभाव आपका सेकेंड टाइम पे भी हो सकता है। और इस समय आपकी गुरु की महादशा, तो ये अगर आप सेकंड मैरिज के लिए सोचते हैं तो ये टाइम तो ठीक है, लेकिन राहु, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है ये केस। आई एम सो सॉरी टू से दिस थिंग सुशील जी, कि आप कोशिश ज़रूर करते रहें, अपने प्रयास ज़रूर करते रहें। अगर आप सही मायनों में चाहते हैं तो वीनस से रिलेटेड जो शुक्र हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडीज़ आप करते रहें, लेकिन सेकंड मैरिज में भी आपको संभल कर चलना होगा। जो भी हमारे हॉरोस्कोप मैचिंग होती है, कुंडलियों का मिलान करना होता है, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। और कहीं ना कहीं व्यवहार को भी ये थोड़ा सा हमें देख कर चलना होगा, क्योंकि सेम सिचुएशन नवांश के अंदर भी नज़र आती है। सप्तम भाव का जब भी रिलेशन राहु से हो जाए तो ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूस देता है। सोनाली वर्मा जी का, आपको वीनस से रिलेटेड सुशील जी रेमेडीज ज़रूर करती रहना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ है, महालक्ष्मी के कुछ मंत्र हैं, या जो मैंने अभी एक रेमेडी बताई थी कि जो बरगद का जो पेड़ होता है, बड़ का जो पेड़ होता है, उसका कोई साफ सुथरा पत्ता लेकर माँ दुर्गा के सामने रोली और जो हल्दी है उसको अर्पित कीजिए और मनोकामना रखिए आपकी वहाँ पर कि आप क्या चाहते हैं। वीनस की रेमेडीज आपके लिए सही रहेंगी। सोनाली वर्मा जी का अगला प्रश्न, और डिटेल्स दी हैं आपने। 2 सितंबर, 2 सितंबर 90, और समय दिया आपने 9:29। आपने AM PM नहीं बताया है सोनाली जी। सोनाली वर्मा जी, अगर आप अभी भी लाइव सेशन में हैं तो आप मुझे AM या PM जो भी आपका टाइम है वो मुझे यहाँ क्लियर कीजिए। 9:29, इज इट AM और PM? अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि बिना टाइम के हॉरोस्कोप को तो देखना, एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे सुबह या शाम का क्या आपका टाइम है सोनाली? अगला प्रश्न,
फ्यूचर में पढ़ाई के बारे में जानना है, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, विशी गुप्ता, विशी गुप्ता। डिटेल्स हैं आपकी 20 अप्रैल 2001, 5:45 PM, यूपी से। फ्यूचर की पढ़ाई जानना है, अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। विशी 20 अप्रैल, April 2001, और टाइम दिया आपने 5:45। बिल्कुल ठीक है, आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। जुपिटर प्लेस्ड हैं वहाँ पर, तो शिक्षा के कारक जो हैं वो बिल्कुल जुपिटर हैं, चाहेंगी बिल्कुल पढ़ेंगी। उच्च शिक्षा को जहाँ से हमें देखना है वहाँ पर गुरु वहाँ विराजमान है, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और अगर प्राइमरी, अगर मिडिल क्लास को भी अगर हम देखें कि जो आप ग्रेजुएशन कर रही हैं वो उच्च शिक्षा में ही आती है, उससे आगे बिल्कुल योग है, अच्छा योग है, आप कीजिए आगे पढ़ाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत हर्डल अगर आई तो शनि, क्योंकि शनि साथ में है उनके, तो ऐसा नहीं है। और दोनों की अगर हम डिग्री को देख लें, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी पढ़ाई कर सकती हैं। मनु, गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज टाइम, 30 अगस्त 94, टाइम्स 4:40 AM, करनाल। 30 अगस्त 94। गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अंश। लेकिन जो डिग्री है, जो सन की, जो सूर्य को यदि हमें देखना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसकी डिग्री कम है। लग्न के अंदर ही बुधादित्य योग का बनना, लेकिन बुध अस्त है, सेम डिग्री पर दोनों ही प्लैनेट्स हैं, तो ये एक्टिव नहीं होगा योग। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है, रेमेडी क्या करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे इवन वो आपकी मनी सेविंग्स के लिए भी काम करेगा। कि एक तो सबसे पहली बात, फादर के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छे होने चाहिए, उनकी बात ज़रूर फॉलो करनी है। दूसरी बात, रोज़ाना सूर्य को अर्घ ज़रूर देना है। तांबे के लोटे में पानी लें, जल लें, उसमें थोड़ी सी रौली, थोड़े चावल, लाल फूल या कोई भी फूल आपको जो भी मिल जाए, वैसे तो लाल प्रेफर्ड होते हैं, उसको आप उसमें डालकर धूप दिया वगैरह जो भी है वो आप उसको भी फेरें, और अपनी सूर्य को जो भी मनोकामना है उसको मन में विचार करते हुए, और साथ में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, या ओम गृही सूर्याय नमः, ओम गृही सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ये आप सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। इससे आपके सन जो हैं वो थोड़े और मजबूत होंगे। वैसे प्लेसमेंट अच्छी है, जो हेल्प करेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन क्योंकि उनकी डिग्री ज़्यादा, I mean 26 है, तो वो
इतने पावरफुल यहाँ नहीं है जो कि इतना अच्छा इफेक्ट आपको दे सकें। तो ये रेमेडी करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर पॉसिबल है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रोज़ाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप जो ये 2 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनको करना ज़रूर शुरू करें। आज के लिए यही। और अब बात करते हैं महा उपाय की। ऐसे जो लोग जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग लगा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, विष दोष में हो, या जिन पर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। साढ़े साती, इस बात को ज़रा समझिएगा यहाँ पर कि साढ़े साती में क्या हमें सिर्फ शनि का उपाय करना चाहिए? उसके साथ साथ हमें चंद्रमा के उपाय भी करने चाहिए। इसका क्या रीज़न और लॉजिक है? किस चीज़ को लगती है साढ़े साती? क्या किसी इंसान को लगती है साढ़े साती? उस इंसान की राशि को लगती है साढ़े साती या ढैया। ढैया या साढ़े साती का विचार करना है तो आप किसी भी जातक की राशि को देखेंगे। चंद्रमा को लगती है साढ़े साती। चंद्रमा का मजबूत होना कुंडली में भी अपना बहुत ज़रूरी होता है, और शनि की प्लेसमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो सही प्लेसमेंट में हो तो बहुत लाइफ को सही रख सकता है, अदरवाइज बहुत तरह की दिक्कतें देता है। कभी आने वाले टाइम में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं। अब ये साढ़े साती और ढैया की बात भी हो गई। और जिन लोगों का विष दोष है कुंडली के अंदर, या केमद्रुम दोष है। केमद्रुम क्या दोष होता है कि जब चंद्रमा अकेला होता है, ना किसी ग्रह की युति है, ना ही उसके आगे और पीछे किसी भाव में कोई ग्रह है, इसको केमद्रुम योग कहा जाता है, जो कि बड़ा ज़्यादा खतरनाक कई बार हो जाता है। चाहे वो धन की बात करें, चाहे समाज में प्रतिष्ठा की बात करें, अपनी जो कंपनी है उसकी बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ नेगेटिव हो जाती हैं। ऐसे लोगों को सोमवार को कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। और साथ में ऐसे सभी लोगों को जो मैंने अभी बताया कि साढ़े साती या ढैया, तो करना क्या है, जब भी प्रदोष व्रत सोमवार को हो तो ये बहुत अच्छा संयोग हो जाता है। तो ऐसे लोगों को करना ये है कि दूध के अंदर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, अगर पॉसिबल हो इस टाइम में कोरोना की स्थिति को देखते हुए। नहीं तो आगे वाला आने वाला जो कुछ समय है उसमें ज़रूर आप ये काम करें कि जब भी प्रदोष व्रत आपको सोमवार को पड़े और आपको पता चले कि सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और साथ ही साथ में घर पर ही ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, और साथ में ओम नमः शिवाय, इन 2 बीज मंत्रों का यदि आप घर पर बैठकर ही जाप कर लेते हैं तो ये आपके चंद्रमा को बलवान करता है। और चंद्रमा हमारे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों का कारक होता है। मन का कारक तो है ही, जो कि आम प्रचलित भाषा में बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि ये मन का कारक है, माता का कारक है चंद्रमा। आपको पता है हमारी बुद्धि को भी कहीं ना कहीं स्टेबल रखने के लिए चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है इसका। डिप्रेशन में कई बार लोग चले जाते हैं, कई बार बड़े गलत स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे कौन ग्रह है? मून, चंद्रमा। साढ़े साती या ढैया जब भी किसी को आती है तो प्रॉब्लम सबसे पहले मन में आती है, टेंशन, डिसीजंस गलत होना। तो इसलिए चंद्रमा को सही रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही जानकारियों के लिए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं, अगले सेशंस में ज़रूर जुड़िएगा। लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा पेज को। जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।